हेलो बच्चा लोग, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके, हमने अभी तक आपका कॉर्पोरेट अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग का, जिसमें मोस्टली अभी हमने कॉर्पोरेट ही कवर किया हुआ है। ठीक है, 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। उसमें प्योर स्टडी मेट 2022 सिलेबस का क्वेश्चंस आपके कवरेज हुए हैं। ओके, उसको आप जरूर देखिए। अब यहाँ से हम क्वेश्चन करेंगे। ये जो वीडियो रहेगा मेन आपका पास्ट ईयर एग्जाम पे रहेगा। ठीक है, पिछले एग्जाम्स में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं, जो जनवरी 2016 सिलेबस का कवरेज होगा, क्योंकि 2022 का सिर्फ एक ही पेपर हुआ है। ओके, तो इसको भी ध्यान से देना बेटा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 2016 सिलेबस में आया है तो 2022 में नहीं आएगा। टॉपिक पूरा सेम है, बस स्लाइटली चेंजेस है। ओके, तो वो तो यहां पास आएंगे ही आएंगे भैया, कैरी फॉरवर्ड तो ऑब्वियस सी बात है। ठीक, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, अंडर राइटिंग एग्रीमेंट्स आर ऑफ। ये पूछना चाह रहा है कि आपका अंडर राइटिंग एग्रीमेंट 1 टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है, 3 होता है कि 4 टाइप का होता है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा 2 टाइप्स का सर। एक नॉर्मल होता है और एक हमारा फर्म अंडर राइटिंग होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 2 टाइप्स। ओके, सेगमेंट रिपोर्टिंग आपके ग्रुप 2 में नहीं है, अब न्यू सिलेबस में। ठीक है, चेंज हो चुका है। ओके, ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, द अमाउंट लाइंग इन अ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व which is no longer necessary to be retained should be transferred to। मतलब सर, रिडम्पशन ऑफ द डिबेंचर के टाइम पे हमने डीआरआर बना के रखा था। डीआरआर जो बना के रखा था सर, उसकी कोई जरूरत नहीं है। उसको तुम लोग कहां ट्रांसफर करोगे? याद करो, जब तुम रिडम्पशन करते हो तो डीआरआर अकाउंट को लास्ट में, लास्ट एंट्री में तुम कहां ट्रांसफर करते हो? वो होता है हम लोग का सर जनरल रिजर्व। हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करके डीआरआर को खत्म करते हैं, वही पूछना चाह रहे हैं। ओके, फोर्थ, rate of provisioning by a bank for advances doubtful for more than 1 year but less than 3 year। मतलब सर, जो बैंक है जो एडवांस दे के रखा है, जो आपका क्या है, डाउटफुल है, और वो 1 ईयर से लेके 3 ईयर्स के गैप में है, तो आप कितना परसेंट प्रोविजन बनाएंगे बताइए? ओके, करेक्ट सर, हम 40% प्रोविजन बनाएंगे यहाँ पास। ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आपको बताता है। ठीक, बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट अक्रूड ऑन सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट ऑफ एन इलेक्ट्रिसिटी कंपनी शुड बी शोन एज। मतलब सर, बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट अक्रूड, मतलब सर इंटरेस्ट अक्रूड है जो सिक्योरिटी डिपॉजिट में है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी कहां शो करेगा? सीधी सी बात है, हमने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में इसको पढ़ा है कि सर वो नॉन करेंट लाइबिलिटी में आपका शो होगा, क्योंकि बहुत लंबे समय की लाइबिलिटी होती है सिक्योरिटी डिपॉजिट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट पार्ट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इनमें से कौन सा आइटम है जो आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है? ओके, कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर, सर ये तो मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है। वेजेस, पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग वेजेस भी मेरा ऑपरेटिंग का पार्ट है। पेमेंट टू सप्लायर फॉर मशीनरी, मैंने अगर मशीनरी के लिए पे किया है सर, सर ऑपरेटिंग तो नहीं हो सकता सर, फाइनेंसिंग भी नहीं हो सकता सर, ये मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। सो हमारा विच इज नॉट अ पार्ट पूछा है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा सी, पेमेंट टू सप्लायर ऑफ अ मशीनरी सर, क्योंकि ये हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ओके, 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंजिबल एसेट्स। ये पूछना चाह रहा है कि इनमें से कौन सा आपका टेंजिबल एसेट है। चलो बताओ बेटा, क्या ट्रेडमार्क इंटेंजिबल एसेट्स है? सर ट्रेडमार्क इंटेंजिबल एसेट्स होता है। फ्रेंचाइजीज नो, अकाउंट रिसीवेबल सर करेंट एसेट्स है। सीक्रेट प्रॉफिट नाम का चीज होता ही नहीं है भाई हमारे अकाउंटिंग में। ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क हमारा क्या है? इंटेंजिबल एसेट है। ओके, फिर आता है IASB स्टैंड फॉर। ओके, IASB स्टैंड फॉर मतलब सर हमारा IASB मतलब होता क्या है? इसका मतलब होता है बेटा इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इसका मतलब आपका होता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। तो करेक्ट आंसर इज ए। इन्वेंट्रीज इंक्लूडेड इन फिक्स कॉस्ट, क्या इन्वेंट्री फिक्स कॉस्ट है? नो। इन्वेस्टमेंट है? नो। अ पार्ट ऑफ करंट एसेट हो सकता है सर, ऑप्शन देते डी बोलता है इंटेंजिबल, तो आंसर डी भी गलत है, तो सी इज अ करेक्ट आंसर। बेटा एक चीज ध्यान रखना, कभी भी एमसीक्यू बनाओगे, अगर आपको नहीं पता हो क्या चीज है, तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि वो क्या नहीं है। तो आप नहीं को पहले फाउंड करो, फिर बचेगा वो आपका क्या होगा? हाँ होगा। समझ आया कि नहीं आया? सपोज इन्वेंट्री में देख लीजिए, मुझे पता है कि इन्वेंट्री फिक्स एसेट नहीं है सर, इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, इंटेंजिबल भी नहीं है, तो बचा क्या सर? पार्ट ऑफ द करेंट लायबिलिटी। ओके, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द सोर्स और सोर्सेज ऑफ बोनस शेयर ऑफ द बोनस इश्यू ऑफ शेयर्स। ये बोलना चाह रहा है कि इनमें से कौन कौन से सोर्सेस हैं जिसमें कि मैं बोनस इशू कर सकता हूं। क्या फ्रीज ऑफ से कर सकता हूं? आंसर इज यस। एसपीए से भी कर सकता हूं सर, सीआरआर अकाउंट से भी कर सकता हूं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ओके, when a shareholder fails to pay calls, the company if empowered by articles में, मतलब अगर शेयर होल्डर अपना पैसा, कॉल का पैसा नहीं दे पाते, तो कंपनी अगर आर्टिकल ऑपरेशन उसको इंपावर करती है तो शेयर को फॉरफिट कर सकती है। सरेंडर नहीं होगा भाई यहाँ पास, री इशू तो फॉरफिट ऑफ द शेयर का होता है। अगर कोई शेयर होल्डर फेल्स टू पे द कॉल, अगर पैसा नहीं दे पा रहे तो पहले आप फॉरफिट करेंगे, उसके बाद री इशू होगा।
तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, फॉरफिट द शेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एडवांटेज ऑफ द बायबैक, इसमें कौन कौन सा है कि एडवांटेज ऑफ द बायबैक होता है। फ्री रिजर्व्स which are utilized for buyback instead of dividend enhance the value of the company share and improve EPS। yes sir, इसमें क्या होता है सर, फ्री रिजर्व यूटिलाइज करते हैं और इंप्रूव करते हैं हमारे ईपीएस का, सर ये भी हमारा एडवांटेज है। सरप्लस कैश में भी यूटिलाइज बाय कंपनी फॉर बायबैक एंड अवॉइड द पेमेंट ऑफ द डिविडेंड टैक्स, ये भी सर, ये भी हमारा एडवांटेज है सर, सरप्लस जो कैश रहता है उसको हम लोग यूज करते हैं। बायबैक में भी यूज्ड एज अ वेपन टू फ्रस्ट्रेट एनी हॉस्टाइल टेक ओवर ऑफ द कंपनी बाय अनडिजायरेबल पर्सन। सर बाय बैक हम जो हमारे प्रमोटर्स की होल्डिंग बचती है बाकी बाहर से हम लोग ले लेते हैं, तो हमारे क्या होता है, अनडिजायरेबल पर्सन से टेक ओवर को हम बचा लेते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द भाई पूरे के पूरे हमारे एडवांटेज हैं। ओके, फिर 13 प्रोविजन इज क्रिएटेड फॉर, बताइए प्रोविजन क्या सर मेरा नॉन लायबिलिटी के लिए होता है, नो सर, नॉन लायबिलिटी का है प्रोविजन सर, क्रिएशन ऑफ सीक्रेट रिजर्व, नो। तो हमारा करेक्ट आंसर होता है ए, सर हम प्रोविजन जो है अननोन लायबिलिटी के लिए करते हैं, अगर हमें पता ही रहता तो कितना होता तो काहे का प्रोविजन हो, तो हम तो एक्चुअल बुक कर लेंगे ना। ओके उसको, ओके। इफ कंपनी हैज कंटीजेंट लायबिलिटी इट अपीयर्स इन द, अगर कंपनी के पास कंटीजेंट लायबिलिटी है तो उसको कहां बुक करेगा, क्या बैलेंस शीट में डालेगा, आंसर इज नो सर, बैलेंस शीट में कंटीजेंट लायबिलिटी जाता ही नहीं है, डायरेक्टर रिपोर्ट में भी जा सकता है, ठीक है, बट सर करेक्ट आंसर आपका नोट्स टू अकाउंट है। नोट्स टू अकाउंट में आप अलग से दिखाते हैं, शेड्यूल 3 में आप पढ़ें इसको, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कौन सा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है, सर फंड फ्लो स्टेटमेंट भी है, बट एक चीज आप ध्यान देना, ट्रायल बैलेंस आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं होता, वो बुक्स ऑफ अकाउंट का पार्ट होता है। ओके, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इज कवर्ड अंडर सेक्शन, अगर आप डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं तो सर वो सेक्शन 123 के अंदर कवरेज आता है। ओके, सन्ड्री क्रेडिटर फॉर गुड्स और सर्विसेज एंड एक्सेप्टेंस शुड बी डिस्क्लोज एज अ पार्ट ऑफ, अगर आप गुड्स सन्ड्री क्रेडिटर गुड्स और सर्विस का रखते हैं और एक्सेप्टेंस वो कहां डिस्क्लोज करेंगे, शेड्यूल 3 का पूछ रहे हैं तो सर हम उसको ट्रेड पेबल में कर दें। नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट में अगर आप प्रोपराइटर का बनाते हो तो सन्ड्री क्रेडिटर लिखते हो, अगर शेड्यूल 3 बनाओगे तो आप क्रेडिटर नहीं लिख सकते, यहां लिखोगे आप ट्रेड पेबल। ओके, कैश रिसीव फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट, हमने डिस्पोज ऑफ कर दे फिक्स एसेट को, उसमें हमको कैश रिसिप्ट हुआ है, तो क्या है ऑपरेटिंग है सर, आंसर इज नो, क्या इन्वेस्टिंग है, आंसर इज यस, ठीक है, फाइनेंसिंग तो हो नहीं सकता सर, और नॉन ऑफ द अबव। तो ध्यान समझना सर, जो फिक्स एसेट अगर मैंने सेल किया है तो सर जो इन्वेस्टमेंट था उसमें मैंने बेच दिया, तो ये हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगा, ठीक है, ये भी आपका इस सिलेबस में नहीं है, ओल्ड सिलेबस का है वो। ऑल्सो दिस वन, ठीक, 21 में आते हैं, जनरल लेजर ऑफ अ बैंकिंग कंपनी डज नॉट कंटेन, ये पूछ रहा है कि जनरल लेजर ऑफ अ बैंकिंग कंपनी डज नॉट कंटेन, पूरा कंट्रोल अकाउंट्स होता है सर, यहां पास आपका एसेट्स अकाउंट भी होता है, कॉन्ट्रा अकाउंट भी होता है, बैलेंस शीट आपका जनरल लेजर नहीं होता भैया, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आपका पार्ट होता है। ओके, द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 रिप्लेस विद द फॉलोइंग 3 एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन, मतलब सर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट कौन कौन से 3 एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन को किया है, भाई एमसीक्यू में डायरेक्ट बोला है कि कौन कौन से 3 लेजिस्लेटिव, भाई नाम दे दिया, ये तो तुम्हारे लिए बोनस है, ऑल ऑफ द अबव, तीनों के तीनों ही एक्ट तो हैं, उसने खुद पूछा है कि 3 एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन कौन कौन से हैं, ये तुम्हारे लिए प्योर बोनस है अगर ऐसा क्वेश्चन आपके में आता है तो, ठीक है। लॉस बाय थेफ्ट आर कवर्ड बाय द इंश्योरेंस पॉलिसी, याद करिए आपके नए मैट में ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स में दिया था क्वेश्चन। ओके, यहां पास एमसीक्यू रूप में, पुराने में मतलब इंस्टीट्यूट बदलेगा आपका क्वेश्चन, कभी एमसीक्यू में पूछेगा तो सर कभी फिल इन द ब्लैंक्स में पूछेगा, समझ आया कि नहीं आया, ठीक। लॉस बाय थेफ्ट आर कवर्ड बाय द इंश्योरेंस पॉलिसी, बोलते हैं बर्गलरी, उसको क्या बोलते हैं, बर्गलरी इंश्योरेंस पॉलिसी बोलते हैं। कैश रिसीव फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ द फिक्स्ड एसेट, सर डिस्पोजल ऑफ द फिक्स्ड एसेट हमने अभी बनाया, रिपीटेड क्वेश्चन है तो आपका क्या होगा, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा। Which of the following is not a component of the cash flow statement, इसमें कौन सा ऐसा चीज है जो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट नहीं बनता, कैश पेमेंट टू सप्लायर फॉर गुड्स एंड सर्विस, सर हमने कैश पेमेंट किया, कैश सर कैश फ्लो स्टेटमेंट का, सर यहां कैश है, यहां कैश है, यहां कैश है, कैश है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आके रहेगा, लेकिन सर चार्जिंग ऑफ डेप्रिसिएशन हमारा नॉन कैश आइटम होता है, ये हमारा नॉन कैश आइटम होता है तो हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएगा, आपको ऐड करना पड़ता है, मैं एग्री करता हूं, वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में इसलिए ऐड करना पड़ता है क्योंकि वो ऑलरेडी डिडक्ट हो जा रहा था आपके नेट प्रॉफिट से, समझ आया कि नहीं आया, तो चार्जिंग ऑफ डेप्रिसिएशन आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट कंपोनेंट नहीं होता। सर ऐसा क्या चीज है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम विल कम इन, मतलब सर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कहां आएगा, आपका ध्यान रखिए सर, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, सर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, सर हम इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करते हैं, शेड्यूल 3 के, याद है, ओके। 10% डिबेंचर विल कम अंडर ऑफ बैलेंस शीट शेड्यूल 3, सर 10% डिबेंचर है तो एक बात बताइए कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग सर हो सकता है, करेंट लायबिलिटी तो बिल्कुल नहीं होगा, नॉन करेंट एसेट सर एसेट थोड़ी होता है डिबेंचर, और अदर करेंट लायबिलिटी भी नहीं हो सकता, आपका करेक्ट आंसर होगा
लॉन्ग टर्म बोरोइंग। बेटा कभी भी एग्जाम में अगर एमसीक्यू टिक करते हो तो पहले बाकी एमसीक्यू भी पढ़ लेना, हो सकता है कि इसमें बेस्ट आपको चूज करना हो सकता है कि चारों आपको सही लगे, तो इस चीज का ध्यान देना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर स्टैट्यूटरी बुक्स ऑफ अ कंपनी। रजिस्टर ऑफ द चार्जेस सर बनाना पड़ता है, मेंबर का ही बनाना पड़ता है, डिबेंचर होल्डर का ही बनाना पड़ता है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग शेयर प्रीमियम अकाउंट में बी अप्लाइड। इनमें से ऐसा कौन सा चीज है जिसके लिए आप एसपीए अकाउंट को यूज कर सकते हो। इश्यू ऑफ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर टू द मेंबर ऑफ द कंपनी। आंसर इज यस। सर हमको फुली पेड अप बोनस शेयर इशू करने के लिए एसपीए का यूज कर सकते हैं सर। राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी दिया जाता है। राइट ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ कमीशन पेड डिस्काउंट अलाउड और एनी शेयर और डिबेंचर ऑफ द कंपनी। यस, हमको बोनस जो एसपीए सर वो हमको बोनस के लिए भी इशू करने दिया जाता है, राइटिंग ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंस के लिए भी दिया जाता है सर, कमीशन को राइट ऑफ करने के लिए, तो डिस्काउंट को भी राइट ऑफ करने के लिए दिया जाता है। तो हमारा आंसर होगा सर ऑल ऑफ द अबव। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट सोर्स ऑफ बोनस इश्यू ऑफ शेयर। इनमें से ऐसा कौन सा चीज है जो आप बोनस शेयर इशू नहीं कर सकते। याद रखिए कि आप जो रिवैल्यूएशन रिजर्व रहता है, रिवैल्यूएशन रिजर्व हमारा फ्री रिजर्व नहीं होता, तो सर एसपीए फ्री रिजर्व कर सकते हो, एसपीए से कर सकते हो, सीआरआर से कर सकते हो सर, लेकिन हम एसेट रिवैल्यूएशन रिजर्व से बोनस इशू नहीं कर सकते, ये रिवैल्यूएशन रिजर्व है। ठीक है, ये आपका पीपीई क्या है, पीपीए के लिए अलग से बना हुआ है, तो उसी के लिए यूटिलाइज होगा। ठीक है, फिर आता है द टर्म करेंट एसेट डज नॉट कवर। सर करेंट एसेट, सर कार तो फिक्स एसेट होता है, सीधा मेरे को दिख रहा है। डेटर करेंट एसेट है, स्टॉक है, और प्रीपेड एक्सपेंस भी आपका करेंट एसेट है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैन बी पेड आउट ऑफ। अगर मेरे को प्रीमियम पे करना है, ध्यान दीजिए क्या चीज, मेरे को प्रीमियम पे करना है ऑन रिडम्पशन। रिडम्पशन में जो प्रीमियम पे करना है प्रेफरेंस शेयर, किससे पे करोगे? क्या सीआरआर से पे कर सकते हो? सर आंसर इज नो, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, गलत। एग्जिस्टिंग शेयर प्रीमियम, यस सर, हम एग्जिस्टिंग शेयर प्रीमियम अकाउंट से ही पेमेंट करते हैं। ठीक है, न्यू इशू नहीं कर सकते इसके लिए, तो आपका करेक्ट आंसर होगा बी भाई, जो एग्जिस्टिंग शेयर प्रीमियम अकाउंट है उसी से प्रीमियम पे करोगे। एकदम ध्यान समझना, यहां पास आपको प्रोसीड करने के लिए नहीं बोल रहे, प्रीमियम बोल रहे, तो प्रीमियम एग्जिस्टिंग एसपीए से ही पेड होगा। ओके, व्हेन शेयर्स आर अलॉटेड दे विल बी क्रेडिटेड टू विच अकाउंट। अगर आप शेयर को अलॉट करते हो तो कौन से अकाउंट में क्रेडिट होगा? सर ऑब्वियस सी बात है सर, वो शेयर कैपिटल अकाउंट में होगा। सर शेयर अलॉटमेंट एप्लीकेशन शेयर फाइनल कॉल इस हमारा डेबिट होता है। ओके, तो क्रेडिट किस में होगा? शेयर कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, while preparing cash flow statement of XY Limited, a finance company, interest received on loan should be। सर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं फाइनेंस कंपनी का XY लिमिटेड का, अगर उसको इंटरेस्ट रिसीव होता है तो सर लोन देना लोन लेना फाइनेंस कंपनी का ऑपरेटिंग वर्क होता है, तो उसको अगर उससे इंटरेस्ट मिला है तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपका आएगा। गॉट इट और नॉट? ठीक, आगे बढ़ते हैं। एज पर शेड्यूल 3 करेंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग शुड बी सोन एज। मतलब सर लॉन्ग टर्म बोरोइंग है जो अभी करंट मैच्योर होने वाला है। मतलब एक एग्जांपल लीजिएगा, मैंने 5 साल के लिए डिवेंचर्स को इशू किया था। ठीक है, अभी मैं 4th ईयर में हूं, अभी अगर मैं 4th ईयर में हूं तो इसका मतलब यह है कि अगले 12 मंथ के अंदर मेरा लॉन्ग टर्म बोरोइंग डिवेंचर रिडीम होने वाला है, तो इसको आप 4th ईयर से ही, 4th ईयर के रिपोर्टिंग पीरियड में आप करेंट लायबिलिटी नाम से बुक करोगे। समझ आया कि नहीं आया? ये कॉन्सेप्ट आपके शेड्यूल 3 में इनफ तरीके से, अच्छे तरीके से दिया हुआ है। सर सेगमेंट रिपोर्टिंग यहां नहीं है आपका। Which of the following is not mandatory financial statement of general insurance company as per IRDA regulation? इनमें से कौन सा है जो मैंडेटरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं होता? बताना चाहेंगे आप? सर ये आरए नाम से आता है सर, ये प्रॉफिट एंड लॉस नाम से आता है, ये बैलेंस शीट के नाम से आता है, तो सर इनको कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाना होता। ठीक है, अ बैंकिंग कंपनी नीड्स टू ट्रांसफर अ मिनिमम ऑफ, पता होना चाहिए आपको सर 25% मिनिमम बैंकिंग कंपनी को ट्रांसफर करना पड़ता है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा यहां पास डी 25%। In case of electricity company, depreciation on asset is calculated based on the rate notified by। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी केस में आपको डेप्रिसिएशन का रेट कौन प्रोवाइड करेगा? सर सेंट्रल करता है। याद है मैंने अलग से क्लास में बताया था कि जो आपका डेप्रिसिएशन है वो सेंट्रल वाले डिसाइड करेंगे, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। ओके, द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट रिप्लेस विद ऑफ द फॉलोइंग। सर फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, तो यहां पास आएगा ऑल ऑफ द अबव। Which of the following is a principle of insurance? इनमें से कौन कौन सा जो प्रिंसिपल इंश्योरेंस है? सर प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, यस, एक दूसरे को इंडेमनिफाई करने का प्रिंसिपल रहता है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ यूब्रेइमफाइड है, मतलब सर मटेरियल फैक्ट डिस्क्लोज करना बनता है, तो यहां पास आएगा ऑल ऑफ द अबव। अंडरराइटिंग कमीशन पेबल ऑन द शेयर टेकन अप बाय द प्रमोटर।
क्या प्रमोटर को आप अंडरराइटिंग कमीशन देते हो? सर आंसर इज नो, बाहर वाले लोग को देते हो, प्रमोटर विल नॉट टेक द अंडरराइटिंग कमीशन, तो आपका आंसर होगा 0, दैट इज नील। Which of the following reserve cannot be used for the purpose of issuing bonus share? सर इनमें से कौन सा ऐसा रिजर्व है जिसको आप यूज नहीं कर सकते? मैंने अभी बताया था सर, रिवैल्यूएशन रिजर्व, वहां पास एसेट लिखा था, यहाँ पास अलग से रिवैल्यूएशन लिखा है। ओके ठीक। इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, बोनस में भी कितने प्रकार के आपको बोनस दिए जाते हैं? सर तो 3 प्रकार के आपको जनरली लाइफ इंश्योरेंस में बोनस दिए जाते हैं। ओके, इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म पेबल विद इन नेक्स्ट 12 मंथ is shown under balance sheet of a company under the heading, मतलब इंस्टॉलमेंट ऑफ द प्रीमियम है, लोन पेबल करना है लॉन्ग टर्म का, वो विद इन नेक्स्ट 12 मंथ में, 12 मंथ के अंदर आपको पे करना है, तो सीधी सी बात है सर करेंट लायबिलिटी होगा मेरा। ओके गॉट इट बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन ऑफ बाय बैक ऑफ द सिक्योरिटी, इनमें से कौन सा है जो बाय बैक का कंडीशन नहीं होता? पहला, बोथ फुली एंड पार्टली, ना 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 ना, ये क्वेश्चन हम लोग वही किए हैं। बोथ फुली एंड पार्टली पेड अप सिक्योरिटी कैन बी बॉट बैक, ध्यान समझना बेटा, सिर्फ और सिर्फ फुली हो सकता है, पार्टली नहीं हो सकता, तो ये आंसर मुझे करेक्ट लग रहा है, लेकिन आगे और पढ़ लेते हैं। बाय बैक मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, यस बाय बैक मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय द एओए, मैंने नोट्स में अलग से इसको लिखवाया था। बाय बैक मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय पासिंग एसआर इन जनरल मीटिंग, यस आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑथराइज करेगा और बाय बैक के लिए आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, समझ आया कि नहीं? कहां? जनरल मीटिंग में मेंबर्स को बुला के। बायबैक शुड बी कंप्लीट विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन, यस ये भी आपका कंडीशन है सर, बायबैक हमें 1 साल के अंदर कंप्लीट करना पड़ेगा, कहां से सर? जहां से हमने स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया है। गॉट इट बेटा, समझ आया कि नहीं आया? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ए। A banking company is required to maintain provision on unsecured portion of doubtful advances. बैंकिंग कंपनी को कितना परसेंट आपका अनसिक्योर्ड पोर्शन में डाउटफुल लगना पड़ता है? सर यहां पर ध्यान दीजिएगा, अनसिक्योर्ड है तो 100%। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? डिबेंचर कैरीज फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड, नो सर, डिबेंचर हमारा इंटरेस्ट कैरी करता है, तो ये तो हमारा गलत है सर। A company limited by share may issue irredeemable preference share after Companies Act 2013, कोई भी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर irredeemable preference share इशू नहीं कर सकती, तो आंसर ये भी गलत है सर। अनमार्क्ड एप्लीकेशन आर दोस एप्लीकेशन दैट बेयर द स्टैम्प ऑफ द अंडरराइटर, अनमार्क्ड एप्लीकेशन है और क्या स्टैम्प रखेगा अंडरराइटर का? आंसर इज नो सर, ये भी गलत है। डी पढ़ते हैं, एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 54 अ कंपनी शैल नॉट इशू शेयर डिस्काउंट, यस इट इज करेक्ट। तो ध्यान समझिएगा, सेक्शन 54 मतलब स्वेट इक्विटी शेयर के बारे में बात करें, कोई भी कंपनी शेयर डिस्काउंट इशू में नहीं कर सकती, लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्वेट इक्विटी शेयर है उसको डिस्काउंट में इशू कर सकती है। ओके, प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ इक्विटी शेयर इज क्रेडिटेड टू, मतलब प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर एंड री इशू सर आपका कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है। लास्ट एंट्री याद करिए, री इशू करते हो उसके बाद कहां ट्रांसफर करते हो? आप उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हो। In a balance sheet prepared under Schedule 3 of Companies Act 2013, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, याद करें शेड्यूल 3 में अलग से दिया हुआ था आपका शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, शेयर होल्डर फंड्स के अंदर नहीं रहता, नॉन करेंट लायबिलिटी के अंदर भी नहीं रहता, करेंट लायबिलिटी के अंदर भी रहता, एज अ सेपरेट लाइन आइटम। ठीक है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट आपका सेपरेट लाइन आइटम होता है। ओके, इन केस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर अंडर डायरेक्ट मेथड, डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी, अगर हम डायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो बना रहे हैं तो अगर हमारा करेंट लायबिलिटी डिक्रीज होता है, सर ऑब्वियस बात है, करेंट लायबिलिटी हमारा डिक्रीज हुआ मतलब हमने उसको पे ऑफ किया, तो इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम कैश फ्लो, मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सर ये हमारा डिडक्ट होगा। ओके ठीक। इन केस ऑफ डेप्रिसिएशन सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन हैज रिकमेंडेड, मतलब सेंट्रल जो है डेप्रिसिएशन के लिए क्या क्या चीज रिकमेंड किया? क्या स्ट्रेट लाइन लगा सकते हो? यस। क्या आप ऑप्टिमाइज डेप्रिशिएट रिप्लेसमेंट कॉस्ट मतलब? यस, आंसर इज यस सर, तो हमारा आएगा बोथ ए एंड बी। रिटर्न डाउन वैल्यू इलेक्ट्रिसिटी वालों को नहीं दिया जाता, आप तो सिंगल स्ट्रेट लाइन लगे, जनरली तुम्हारा स्ट्रेट लाइन ही होता है, बट एक रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी रिकमेंड करके रखा हुआ है। ठीक। इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी व्हाइल कैलकुलेटिंग depreciation for the purpose of tariff as per the regulation 21, the salvage value of the asset will consider, याद करो मैंने एक चीज बताया था कि मैक्सिमम आप डेप्रिसिएशन 90% तक कर सकते हो, याद है? तो इसका मतलब ये हो गया कि सैल्वेज कितना लेना है आपको? 10% आपको सैल्वेज लेना है। ठीक है, उसके बाद आते हैं, एज पर सेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट यूज्ड बाय, मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कैन नॉट बी यूज, सर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट किस चीज के लिए यूज नहीं हो सकता? इंटरिम डिविडेंड, मेरे को याद आ रहा है, इशू ऑफ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर के लिए यूज हो सकता है वो। ठीक है, इंटरिम डिविडेंड के लिए नहीं होता। सर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर आप कर सकते हो,
टू राइट ऑफ द प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी कर सकते हो, मतलब यहां पास लिखा है कैन नॉट लिखा है तो टू पे द इंटरिम डिविडेंड आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, एट अ प्रेजेंट अ कंपनी कैन इशू प्रेफरेंस शेयर, मतलब एट प्रेजेंट अभी 2013 एक्ट के हिसाब से क्या रिडेमेबल कर सकता है? सर आंसर इज नो। रिडेमेबल आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 10 इयर्स, 20 साल के बाद वाला एक्सपायरी में इशू नहीं कर सकता। रिडेमेबल बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 20 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, येट इट इज करेक्ट। हमको 20 साल से पहले तक रिडीम करना पड़ेगा, तो सी हमारा करेक्ट है, 25 तो होता ही नहीं। In case of purchase of the asset under installment payment system and installment due after 12 month, सर रिपोर्टिंग डेट से 12 मंथ के बाद है तो सर सीधी सी बात है मेरा नॉन करेंट होने वाला है, लॉन्ग टर्म है तो क्या टिक करोगे आप लोग? नॉन करेंट लायबिलिटी। ओके, करंट तो हो नहीं सकता सर, एसेट तो बिल्कुल नहीं है ये। ठीक, बोनस पेड एट द एंड along with the policy amount to the policy holder, सर बोनस अगर हम साथ में आपको पॉलिसी अमाउंट के साथ देते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? आपको रिविजनरी बोनस। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया इस चीज को लेकर? ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। इन रिलेशन टू इलेक्ट्रिसिटी कंपनी द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट, अगर आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट निकालना क्या फॉर्मूला होता है? सर लोड, सर इनटू लोड फैक्टर करेंगे और करंट टैरिफ, और प्लस हम लोग बिलिंग साइकिल से 45 दिन का गैप लेके हम सिक्योरिटी डिपॉजिट लेंगे, तो हमारा करेक्ट आंसर होता है ए, बिलिंग साइकिल प्लस 45 डेज। इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनी जनरल लेजर डज नॉट कंटेन, सर अगर मैं बैंकिंग कंपनी की बात करता हूं तो जनरल लेजर्स में आप लोग का रेवेन्यू अकाउंट नहीं होता सर, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होता है। ओके बेटा, तो देखो बेटा यहां पास एमसीक्यू 5 से कवर हो गए हैं, अगले लेक्चर में हम ट्रू एंड फॉल्स कवर करेंगे, जो ज्यादा नहीं है 20-30 होंगे, उससे ज्यादा वो जल्दी कवर हो जाएंगे। ठीक है, इस लेक्चर को जल्दी से देखो बेटा और रिवाइज कर लो। ओके।